हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 9 के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 35 करने जा रहे हैं। चैप्टर चला हमारा गति और उसके अंदर हम पढ़ेंगे वेग और त्वरण। लास्ट क्लास में हमने गति पढ़ ली थी, आज हम पढ़ रहे हैं वेग। लास्ट क्लास में हमने चाल पढ़ ली थी, आज हम पढ़ रहे हैं वेग। चाल और वेग दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब स्पीड ही है, पर वेग क्या होती है आपकी सदिश राशि होती है। चाल आपका दूरी बट्टा समय होता है, तो वेग भी आपका दूरी बट्टा समय ही होता है, पर दूरी की जगह क्या आ जाता है विस्थापन। तो विस्थापन बट्टा समय। वेग को हम लिखते हैं स्मॉल v से लिखते हैं, विस्थापन या दूरी को हम s से लिखते हैं और टाइम को हम t से लिखते हैं। जैसे चाल का SI मात्रा मीटर पर सेकंड था, वैसे ही वेग का मात्रा भी मीटर पर सेकंड है। चाल एक अदिश राशि थी, पर वेग एक सदिश राशि है, जिसका परिमाण मतलब जिसकी वैल्यू चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ बदल जाता है। परिमाण का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जो ये परिमाण लिखा हुआ है ना, ये परिमाण, इसका मतलब इसकी वैल्यू। जैसे हमारी स्पीड होती है ना 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर, तो वह जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं स्टूडेंट्स। यह आप लोग याद रखोगे। क्लियर? तो परिमाण में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह वही स्पीड भी वही होती है, वेलोसिटी भी वही होती है। क्लियर? जैसे चाल का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता था, है ना, पर वेग का मान जीरो हो सकता है। चाल का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, पर वेग का मान ऋणात्मक मतलब नेगेटिव में इसकी वैल्यू आ सकती है। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक दे रखा कि जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल या वेग के साथ गति कर रही हो, तो उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, जैसे लास्ट क्लास में औसत चाल था, वैसे ही औसत वेग भी होता है। औसत वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग को हम स्मॉल u से लिखते हैं और अंतिम वेग को हम v से लिखते हैं, स्मॉल v से लिखते हैं, अपॉन 2। ये हो गया हमारा औसत वेग। प्रारंभिक वेग का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? प्रारंभिक वेग का मतलब होता है स्टार्टिंग का वेग। कौन सा वेग? स्टार्टिंग का वेग मतलब जैसे मैंने कहा मेरी अभी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, पर 5 मिनट बाद मेरी गाड़ी की स्पीड पहुंच गई 70 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई। तो स्टार्टिंग में क्या थी हमारी? 40 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये हो गया है आरंभिक वेग या प्रारंभिक वेग। कुछ 5-10 मिनट बाद, कुछ समय बाद उसकी स्पीड कितनी होगी? 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया? उसकी अंतिम वेग मतलब स्मॉल v हो गया। यही होता है हमारा आरंभिक वेग और अंतिम वेग। क्लियर हो गया? औसत वेग की मैंने डेफिनेशन दे दी है। अब आपसे कह रहा है कि समान और असमान गति क्या होती है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था कि समान गति में यह होता है कि समान समय में जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय पूरी करती है, मतलब हर एक 5 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही है, हर एक 5 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही है, हर एक 5 मिनट में 10 किलोमीटर जा रही है, उसको हम बोलते हैं एक समान गति। और एक समान गति का जो ग्राफ होता था वो हमेशा सीधी रेखा आता था, स्ट्रेट लाइन आता था। ये भी मैंने आपको बता दिया था। एस मतलब दूरी, ये समय, दूरी समय ग्राफ समान गति का ग्राफ होता है। अच्छा जी, अब असमान गति क्या होती है? असमान गति में अलग अलग दूरी तय करती है, मतलब हर एक 5 मिनट के, जैसे एक पहले 5 मिनट में हो गया 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में वो चला गया 15 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में चला गया वो केवल 7 किलोमीटर। तो हर एक उसमें हर एक टाइम इंटरवल में वो अलग अलग दूरी तय कर रहा है। इसको असमान गति बोलते हैं। और असमान गति में जो ग्राफ आता था दूरी समय ग्राफ के अंदर, वो कैसा आता था? कर्व, मतलब वक्र आता था। क्या आता था? वक्र आता था। ये बताया था मैंने आप लोगों को बच्चों, है ना। चलो जी आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो जब असमान गति होती है तो असमान गति में कभी स्पीड बढ़ भी सकती है और कभी स्पीड घट भी सकती है ना। क्यों? क्योंकि 5 मिनट में वो पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर गया, पर फिर 5 मिनट कितना चला गया? 15 किलोमीटर चला गया। इसका मतलब पहले 5 मिनट में तो वो 10 किलोमीटर गया, दूसरे 5 मिनट में 15 किलोमीटर गया, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई है? बढ़ गई है। फिर अगले 5 मिनट में वो केवल 6 किलोमीटर ही गया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? घट गई होगी। क्लियर हो गया? तो एक बार स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड घट भी सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब असमान गति होती है तो उसमें वेग या चाल भी क्या हो जाते हैं? असमान हो जाते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की क्या आ जाती है? कंडीशन आ जाती है। एक होती है त्वरण गति, एक होती है मंदन गति। तो जब वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता रहता है तो वो त्वरण गति होती है, मतलब त्वरण मतलब एक्सीलरेट होती है, स्पीड बढ़ती रहती है। एक होती है मंदन, मतलब रुक जाना। इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता रहता है। हम स्पीड कम कर दी है, ब्रेक मार दिए हैं, तो स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर हो गया? तो अब हम पढ़ रहे हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण मतलब एक्सीलरेट करना, स्पीड बढ़ाना या स्पीड घटाना ही त्वरण होता है। वैसे त्वरण का मतलब स्पीड बढ़ाने से होता है।
हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग के समय में कोई बदलाव नहीं होता, पर असमान गति में जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है। देखो ट्रैफिक है भैया, कभी स्पीड ज्यादा भी हो सकती है, कभी स्पीड कम भी हो सकती है, तो गति त्वरित होती रहती है, कभी गति बढ़ सकती है, कभी गति कम हो सकती है। वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? त्वरण कहते हैं। इसे सूत्र में ए द्वारा व्यक्त किया जा सकता है किसी वस्तु के। अच्छा, त्वरण को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल ए से लिखते हैं त्वरण को। क्लियर? और इसकी ये डेफिनेशन दे रखी है, जरा ध्यान देंगे आप लोग, कि किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। बस वेग में परिवर्तन होना है, चाहे वो बढ़े चाहे घटे समय के साथ, उसे त्वरण कहते हैं। और त्वरण की परिभाषा क्या होती है? ये क्या फॉर्मूला क्या था? ये वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय, कि समय के साथ वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो वेग में परिवर्तन का फार्मूला फिर आ जाता है, वो क्या होता है वेग में परिवर्तन का फार्मूला? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। ये क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण कहलाता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? मीटर सेकंड माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? अच्छा जी, अब आ गया है ये ग्राफ के बारे में ध्यान देना है। किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जाता है। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तब एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, जब ऊपर से हम किसी पत्थर को गिराएंगे ना, उसकी स्पीड हमेशा बढ़ती चली जाएगी, तो वो कहलाएगा क्या? समान त्वरण। यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है, तब वो कौन सा कहलाता है? असमान त्वरण कहलाता है। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति, और कुछ नहीं है। और एक समान त्वरण में जो ग्राफ बनता है वो सीधी रेखा बनता है, और असमान त्वरण के अंदर जो ग्राफ बनता है वो वक्र बनता है। कैसा बनता है? वक्र। ये आप लोगों को याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। इसके अलावा एक चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, क्या? कि जब भी एक समान गति होती है, मतलब समय के साथ जब एक समान गति होती है, ये यहाँ पर हो गया आपकी दूरी, यहाँ पर हो गया आपका समय, सॉरी यहाँ पर हो गया आपका वेग। भाई समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, एक समान दूरी तय कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर वेग क्या है? स्थिर है। वेग क्या है आपका? स्थिर है। स्थिर का मतलब नियतांक है, कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर ये है आपका, 5 नहीं, चौथा क्वेश्चन भी नहीं है, तीसरा क्वेश्चन देखो, ये तीसरा क्वेश्चन समझो। यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है, तो ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो यह एक समान गति का उदाहरण है। एक समान गति का उदाहरण है बच्चों। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में आएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर मैंने दे रखे हैं, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना। ओके। ओके स्टूडेंट्स, बाय।